नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच फैक्टर इंक्रीजेस द हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? प्रोप्रियोसेप्टर्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कीमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोप्रियोसेप्टर्स। एक्सरसाइज या व्यायाम के दौरान प्रोप्रियोसेप्टर्स जो कि मसल्स में, जॉइंट्स में और टेंडॉन्स में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं कि गति का अनुभव करते हैं, ये मूवमेंट को अनुभव करते हैं और उसकी सूचना स्टिमुलेट होकर के इसकी सूचना कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो कि मेडुला ब्रेन में स्थित होता है उसको भेजते हैं, जिससे कि जो हार्ट रेट है या कार्डियक आउटपुट है यह बढ़ जाता है। और इसका बढ़ना भी इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन की डिमांड है वह अधिक हो जाती है, इसलिए इस कार्डियक आउटपुट का बढ़ना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रोप्रियोसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for a client who experiences unresponsiveness following the administration of an opioid analgesic. The client has received a dose of naloxone but is currently difficult to arouse. Which intervention should not need immediately? Option 1, reassess the client's level of consciousness. Option 2, contact the client's healthcare provider. Option 3, give the client supplemental oxygen per protocol. Get a second dose of naloxone ready for administration. Monitor the rate of client's respiration. Notify the unit manager immediately of the client's condition. इस कंडीशन में जहां पर नर्स एक ऐसे रोगी की केयर कर रही है, देखभाल कर रही है, जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक दवा लेने के बाद अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, अचेत हो गया है, तो इस कंडीशन में उसको पहले ही नेलोक्सोन दिया जा चुका है, लेकिन वह क्या कर रहा है कि अभी भी कठिनाई से जाग रहा है। ऐसे में नर्स को जो आगे का स्टेप उठाने की आवश्यकता नहीं है, वह है यूनिट मैनेजर को तुरंत सूचित करना। इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी जो यहाँ पर प्राथमिक नर्सिंग कार्रवाई है पहले वह करेंगे, उसके बाद यूनिट मैनेजर को सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कार्रवाई है, जैसे कि रीअसेस द क्लाइंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्टेक्ट द क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड गिव द क्लाइंट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर प्रोटोकॉल, ये सब कार्रवाई करने के बाद ही यूनिट मैनेजर को सूचना करनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What would happen if corpus luteum is not degenerated? Progesterone will not be secreted, endometrium will disintegrate, proliferation of endometrium will take place, ovulation will take place. यहाँ पर बात हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की। यदि कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, डिजेनरेट ना हो तो क्या होगा, इस पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग अच्छी तरह से यह जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसी टेम्परेरी ग्लैंड है जो कि ओवरी में हर माह बनती है और इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। यदि प्रोजेस्टेरॉन लगातार रिलीज होता रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य है, एंडोमेट्रियम को वह वृद्धि करता रहेगा, एंडोमेट्रियम की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Klinefelter syndrome has the genetic makeup 44 autosomes plus XX by
44 ऑटोसोम्स प्लस XO, 45 ऑटोसोम्स प्लस XX, 45 ऑटोसोम्स प्लस XY। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो गुणसूत्र संरचना है इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 3 सेक्स क्रोमोसोम की जगह एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इस प्रकार से ऐसे संतान में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 44, 45, 46, 47। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 44 प्लस XY होने पर मेल चाइल्ड पैदा होगा। तो इस कंडीशन में जहां पर एक एक्स्ट्रा और एक्स क्रोमोसोम आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है तो 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसके कारण मेल में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे उसके जो गोनेड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, हाइपोगोनेडिज्म बोलेंगे इसको। उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी, उसके स्तन बड़े हो सकते हैं जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे, और उसका शरीर अत्यधिक लंबा हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम occurs due to an extra X chromosomes in males. 47. It is characterized by hypogonadism, infertility, gynecomastia, and tall stature. Next question. Which of the following statements is correct? Surgical methods of contraception do not prevent gamete formation. In ET technique, embryos are always transferred into the uterus. Oral pills are very popular contraceptive among the rural women. All STDs are not completely curable. तो यहाँ पर जब बात होती है यहाँ पर सही आंसर की तो यह होगा ऑप्शन ए, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन डू नॉट प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर आप जानते हैं कि वैसेक्टोमी जो कि मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल्स में होती है, इसके द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं रुकता है, लेकिन आगे की संतान पैदा नहीं होगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ से रुक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है कि गर्भ निरोधक की जो सर्जरी वाली पद्धतियां होती हैं, मेथड्स होती हैं, यह गैमीट फॉर्मेशन को नहीं रोकती हैं। सर्जिकल कंट्रासेप्शन डज नॉट प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ऑप्शन और दिया गया था, जैसे ओरल पिल्स के बारे में बताया गया है, ओरल पिल्स आर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज नॉट रूरल एरियाज। तो ओरल पिल्स जो कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, अधिकतर अर्बन एरियाज में अधिक पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम team typically includes all of the following except psychiatrist, psychiatric social worker, clinical psychologist and neurosurgeon। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टीम में सभी शामिल होते हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, और वह कौन है? तो वह होता है न्यूरोसर्जन। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की जो टीम बनाई जाती है उसमें साइकियाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं और साइकियाट्रिक नर्स होती है। यह 4 लोग इसमें शामिल होते हैं, न्यूरोसर्जन इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If a patient decides to leave the hospital against medical advice, LAMA, they must sign a form. What is the purpose of this form? To indicate the patient's wishes for use in case of readmission, to ethically show that the patient can manage their own care, to release the doctor and hospital from legal responsibility for the patient's health condition। लीव अगेंस्ट मेडिसिन, लामा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ता है, तो इसलिए इस कंडीशन में उससे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिससे कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं
उनको किसी भी प्रकार की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया जा सके, फ्री किया जा सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी अपनी इच्छा से अस्पताल छोड़ रहा है और इसके बाद उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य स्थिति के लिए अस्पताल या चिकित्सक कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Salmonellosis infection is transmitted through which mode? Vector, air, contaminated food and water and fomites. Salmonellosis एक कंडीशन होती है जिसमें जो इन्फेक्शन होता है यह कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दूषित भोजन और जल से फैलता है। और मेनली जो सैल्मोनेलोसिस है एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। और मेनली जब बात करें कॉमनली यह इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करेगा तो दूषित भोजन या पानी के सेवन से यह शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब एक बात आपको और बतानी है, यदि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन इसका चाहते हो वीडियो का, तो वह अपने YouTube के सेटिंग्स में जाकर के, जिसमें ऑडियो ट्रैक होता है, ऑडियो ट्रैक की सेटिंग में जाकर के इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग सुन सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। Which of the following is a warning sign of mental illness? Accepting on self and others, inability to cope with problems and daily activities, desire or demand for immediate gratification, using proper judgment in decision making. कौन सी स्थिति मानसिक रोग का चेतावनी संकेत है? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो मानसिक रोग या मेंटल इलनेस होने पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी वह होगी इनएबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स एंड डेली एक्टिविटीज, समस्याओं और दैनिक गतिविधियों से निपटने में असमर्थता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। A warning sign of mental illness is when a person finds it difficult to handle daily life challenges and problems effectively. Next question, question number 10. Physiologically, which of the following indicates the beginning of the puerperium postpartum period? The first breastfeeding session, the onset of labor, the delivery of the placenta, the rupture of the membrane. Correct answer is ऑप्शन सी, द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का प्रसव होना यह शारीरिक दृष्टिकोण से प्रसवोत्तर काल मीन्स पोस्टपार्टम पीरियड की शुरुआत माना जाता है। और जो प्यूपेरियम पीरियड या पोस्टपार्टम पीरियड होता है यह प्लेसेंटा के तुरंत बाहर आने के बाद शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो भी ऑर्गेन्स हैं मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं वो अपनी जो पुरानी स्टेज में पूर्व की अवस्था में लौटना शुरू कर देते। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।